दरोगा को बॉर्डर पर जा रही आर्मी महिला कर्नल से भिड़ना पड़ा भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद शक्तिशाली, रोंगटे खड़े कर देने वाले और देशभक्ति से भरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की रक्षा दो तरह की वर्दियां करती हैं। एक वह जो सरहदों पर सीना ताने खड़ी रहती है ताकि हम चैन की नींद सो सकें, और दूसरी वह जो हमारे शहरों और गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखती है। लेकिन जब कानून की रक्षा करने वाली खाकी वर्दी में अहंकार और भ्रष्टाचार का दीमक लग जाए, तो वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाती है। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह एक ऐसी ही घमंडी और क्रूर दरोगा की कहानी है, जिसे अपने इलाके का भगवान होने का भ्रम हो गया था। लेकिन उसका यह भ्रम तब चकनाचूर हुआ, जब उसका सामना सरहद पर जा रही भारतीय सेना की एक जांबाज महिला कर्नल से हुआ। यह कहानी आपके खून में एक अजीब सा जोश भर देगी और आपकी आंखों में गर्व के आंसू ला देगी। तो दिल थाम कर बैठिएगा। यह कहानी है उत्तर भारत के एक बहुत ही व्यस्त और लंबे राजमार्ग हाईवे के किनारे बसे कस्बे रामपुर की। रामपुर का यह इलाका अपनी धूल भरी सड़कों, ढाबों और एक खौफनाक इंसान के लिए जाना जाता था। उस खौफनाक इंसान का नाम था इंस्पेक्टर शमशेर। शमशेर रामपुर थाने का इंचार्ज था और पूरे इलाके में उसका आतंक था। उसकी लंबी चौड़ी कदकाठी, खून से लाल आंखें और हाथ में हमेशा रहने वाला चमड़े का हंटर लोगों के दिलों में दहशत पैदा करता था। शमशेर के लिए कानून कोई किताब नहीं, बल्कि उसकी अपनी मर्जी थी। वह रात के अंधेरे में हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों, गरीब किसानों और राहगीरों से गुंडा टैक्स वसूलता था। जो उसे पैसे देने से मना करता, शमशेर उसकी हड्डियां तोड़कर उसे झूठे केस में हवालात में डाल देता था। दिसंबर की एक बेहद सर्द और कोहरे से भरी रात थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थीं। उसी हाईवे पर इंस्पेक्टर शमशेर अपने 2 हवलदारों लल्लन और तात्या के साथ अपनी पुलिस जीप खड़ी करके नाकाबंदी किए हुए था। एक अलाव जल रहा था और शमशेर कुर्सी पर बैठा शराब के नशे में चूर था। तभी कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी, खटारा सी लोडर टेम्पो वहां आकर रुकी। टेम्पो को एक बेहद बूढ़ा और कमजोर इंसान चला रहा था, जिसका नाम था नारायण। नारायण के कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। टेम्पो के पीछे वाले हिस्से में कुछ पुरानी बोरियों के बीच उसकी 7 साल की पोती गुड़िया लेटी हुई थी। गुड़िया को निमोनिया हो गया था और उसकी सांसें उखड़ रही थी। नारायण अपनी पोती की जान बचाने के लिए उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जा रहा था। हवलदार लल्लन ने अपनी लाठी टेम्पो के बोनेट पर जोर से मारी। अरे ओ बुढ़े, नीचे उतर। तुझे पता नहीं है कि रात को इस हाईवे से गुजरने का टैक्स शमशेर साहब को देना पड़ता है? नारायण कांपते हुए नीचे उतरा और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साहब, मुझ पर रहम करो। मेरी पोती जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसे तेज बुखार है और वह सांस भी नहीं ले पा रही। मुझे उसे तुरंत शहर के अस्पताल पहुंचाना है। मेरे पास इलाज के लिए जो थोड़े बहुत पैसे थे, वह मैंने अपनी पुरानी जमीन गिरवी रखकर जुटाए हैं। मुझे जाने दीजिए साहब, मेरी बच्ची मर जाएगी। शमशेर अपनी कुर्सी से उठा। नशे और अहंकार में उसे नारायण की चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने चमड़े के हंटर को हवा में घुमाया और नारायण के पैरों के पास जोर से पटका। तेरी पोती मरिया जिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है बुढ़े। शमशेर का टैक्स दिए बिना यहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निकाल अपनी जेब के सारे पैसे, वरना तेरी इस खटारा गाड़ी को यहीं आग लगा दूंगा और तुझे इसी कोहरे में सड़ा दूंगा। नारायण फूट फूट कर रोने लगा। उसने शमशेर के पैर पकड़ लिए। ऐसा मत कीजिए दरोगा जी। मैं एक गरीब इंसान हूं। ये पैसे छिन गए तो मेरी गुड़िया बिना इलाज के दम तोड़ देगी। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। शमशेर ने एक जोरदार लात नारायण की छाती पर मारी। नारायण हवा में उछलकर दूर सड़क पर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। शमशेर ने हवलदार लल्लन को इशारा किया। जा लल्लन, इसकी गाड़ी में जितने भी पैसे हैं, सब निकाल ले और इस बुढ़े को उठाकर हवालात में डाल दे। लल्लन जैसे ही टेम्पो की तरफ बढ़ा, गुड़िया अपनी कांपती हुई आवाज में रोने लगी, मेरे दादू को मत मारो।
मेरे दादू को छोड़ दो, लेकिन इन भ्रष्ट पुलिस वालों के अंदर इंसानियत मर चुकी थी। ठीक उसी वक्त उस कोहरे और सन्नाटे को चीरती हुई एक मजबूत और शानदार काली एसयूवी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी के शीशे पर एक खास तरह का पास लगा हुआ था, जो आमतौर पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियों पर होता है। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और एक बेहद लंबी, मजबूत और गरिमामयी महिला बाहर निकली। उस महिला ने अपने शरीर पर एक भारी लंबी जैकेट पहनी हुई थी, जो गले तक बंद थी, और उसके बाल बहुत ही सलीके से बंधे हुए थे। चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा तेज और अनुशासन था जो सिर्फ सरहद पर दुश्मनों से लड़ने वालों के चेहरे पर होता है। यह कोई और नहीं, बल्कि भारतीय सेना की सबसे निडर और होनहार अधिकारियों में से एक, कर्नल भावना राजपूत थी। भावना अपनी कुछ दिनों की छुट्टी काटकर वापस अपनी पोस्टिंग पर, कश्मीर के बर्फीले और खतरनाक बॉर्डर पर जा रही थी। देश की सीमा पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन उनका इंतजार कर रहा था, इसीलिए वे रात के अंधेरे में भी बिना रुके सफर कर रही थी। भावना ने जब उस बूढ़े नारायण को खून से लथपथ जमीन पर पड़े देखा और उस छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज सुनी, तो उनके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। भावना सीधे शमशेर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में वह गुस्सा था जो एक फौजी को अपने देश के दुश्मनों को देखकर आता है। यह क्या बदतमीजी हो रही है, इंस्पेक्टर? एक बुजुर्ग इंसान पर इस तरह हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या आपकी खाकी वर्दी आपको यही सिखाती है कि आप एक बीमार बच्ची और एक बेबस दादा को इस सर्द रात में लूटें? भावना की आवाज में एक ऐसी फौलादी कड़क थी कि अलाव की आग भी जैसे एक पल के लिए कांप गई। शमशेर ने अपनी नशे में धुत लाल आंखों से भावना को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसे लगा कि यह कोई अमीर घर की बिगड़ी हुई औरत है जो उससे बहस करने आ गई है। शमशेर ने एक गंदा सा ठहाका लगाया और बोला, अरे ओ मैडम, तू जो भी है, अपनी गाड़ी में बैठ और यहां से चुपचाप खिसक ले। लगता है तुझे पता नहीं कि तू किसके इलाके में खड़ी है। यह शमशेर का राज है। यहां मैं ही कानून हूं और मैं ही न्याय। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे भी इसी बुढ़े के साथ अंदर कर दूंगा। भावना ने अपने कदम एक इंच भी पीछे नहीं हटाए। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, कानून किसी एक इंसान की जागीर नहीं होता, इंस्पेक्टर। इस देश का कानून उन करोड़ों नागरिकों का है जिनकी रक्षा की कसम आपने खाई है। इस बूढ़े इंसान को उठाइए और इसे इज्जत के साथ अस्पताल जाने दीजिए, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। शमशेर का अहंकार अब सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक औरत उसके ही इलाके में, उसके ही हवलदारों के सामने उसे चुनौती दे रही थी। यह शमशेर के लिए बर्दाश्त से बाहर था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शमशेर को अंजाम की धमकी दे? ओए लल्लन! इस औरत को हथकड़ी लगा। आज इसे मैं बताता हूं कि दरोगा की पावर क्या होती है। हवलदार लल्लन अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालते हुए भावना की तरफ बढ़ा। जैसे ही लल्लन ने भावना के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, भावना ने बिजली की फुर्ती से लल्लन की कलाई को पकड़ा और एक ऐसे अचूक दाव के साथ मोड़ा कि लल्लन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। भावना ने उसे एक झटके में जमीन पर पटक दिया। लल्लन दर्द से कराहने लगा। यह देखकर शमशेर और उसका दूसरा हवलदार तात्या सन्न रह गए। एक आम औरत के अंदर इतनी ताकत और फुर्ती कैसे हो सकती है? शमशेर का खून खौल उठा। उसने अपनी कमर से अपनी लोडेड सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और उसे सीधे भावना के सीने पर तान दिया। तूने पुलिस पर हाथ उठाया है। अब मैं तेरा सरेआम एनकाउंटर करूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। भावना की आंखों में पिस्तौल देखकर रत्ती भर भी खौफ नहीं आया। उन्होंने अपनी लंबी भारी जैकेट की चेन पकड़ी और एक ही झटके में उसे खोलकर पीछे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वह जैकेट जमीन पर गिरी, कोहरे और अलाव की उस मध्यम रोशनी में जो नजारा सामने आया, उसने शमशेर और उसके हवलदारों की सांसें रोक दी। जैकेट के नीचे भावना ने कोई साधारण कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने पहनी हुई थी भारतीय सेना की वह गौरवशाली ऑलिव ग्रीन वर्दी। उनके कंधों पर अशोक स्तंभ और चमकते हुए सितारे उनकी कर्नल की रैंक को चीख चीख कर बयां कर रहे थे। उनकी सीने पर बहादुरी के अनगिनत मेडल चमक रहे थे। वह कोई आम औरत नहीं थी। वह भारतीय सेना की कर्नल भावना राजपूत थी।
शमशेर के हाथों में पकड़ी रिवॉल्वर कांपने लगी। उसके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक चुकी थी। एक आर्मी कर्नल पर हथियार तानने का मतलब था सीधी बगावत, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी था। भावना की आवाज अब किसी दहाड़ से कम नहीं थी। चला गोली शमशेर, चला गोली। लेकिन याद रखना, एक भारतीय सैनिक के सीने पर गोली चलाने वाले के हाथ इस देश की मिट्टी उसी वक्त उखाड़ फेंकती है। तूने इस देश की पुलिस की वर्दी को कलंकित किया है। हम सरहदों पर -40 डिग्री की ठंड में अपनी हड्डियां इसलिए नहीं गलाते ताकि तेरे जैसे भ्रष्ट और नीच लोग हमारे ही देश के मासूम नागरिकों का खून चूस सकें। शमशेर का सारा नशा, सारा अहंकार उस आर्मी वर्दी के तेज के सामने पल भर में राख हो चुका था। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही भावना ने अपनी स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग का वो रूप दिखाया जिसने शमशेर के होश उड़ा दिए। भावना ने एक सेकंड से भी कम समय में आगे बढ़कर शमशेर के रिवॉल्वर वाले हाथ पर एक जोरदार किक मारी। रिवॉल्वर हवा में उड़कर दूर जा गिरी। भावना ने पलटकर अपनी कोहनी का एक ऐसा जोरदार प्रहार शमशेर के चेहरे पर किया कि शमशेर की नाक की हड्डी टूट गई और वह खून थूकता हुआ सीधा जमीन पर आ गिरा। तात्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन भावना ने एक ही लात में उसे भी धूल चटा दी। शमशेर जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। भावना ने शमशेर की कॉलर पकड़ी और उसे घसीटते हुए नारायण के पैरों के पास ला फेंका। जिस इंसान की तू जान लेना चाहता था, आज उसी के पैरों में तेरी औकात है शमशेर। तूने सिर्फ इस बूढ़े का अपमान नहीं किया, तूने इंसानियत का अपमान किया है। भावना ने तुरंत अपनी गाड़ी से अपना सैटेलाइट फोन निकाला और सीधे जिले के एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और आर्मी हेडक्वार्टर को संपर्क किया। कुछ ही मिनटों में हाईवे पर सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। जिले के एसपी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच चुके थे। एसपी ने आते ही सबसे पहले कर्नल भावना राजपूत को एक कड़क सैल्यूट किया। जय हिंद कर्नल साहिबा। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरे महकमे का एक भ्रष्ट अधिकारी इस तरह की नीच हरकत कर रहा था। आपने हमें बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। भावना ने कड़कती हुई आवाज में कहा। जय हिंद एसपी साहब। इस भ्रष्ट इंसान को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। इसने एक बीमार बच्ची की जिंदगी से खेलने की कोशिश की है। अगर आज मैं यहां से न गुजर रही होती, तो शायद यह बच्ची कल का सूरज नहीं देख पाती। एसपी के आदेश पर शमशेर और उसके हवलदारों को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस वैन में डाल दिया गया। शमशेर की वर्दी के सितारे वहीं नोच लिए गए। वह रो रहा था, लेकिन अब उसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। भावना खुद उस बूढ़े नारायण के पास गई। उन्होंने नारायण को उठाया, उसके खून से सने चेहरे को साफ किया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर नारायण के हाथों में रख दिए। बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने एसपी साहब से कह दिया है, इनकी सरकारी गाड़ी आपकी पोती को शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर जाएगी। गुड़िया को कुछ नहीं होगा। नारायण फूट फूट कर रोने लगा। वह भावना के पैरों में गिरने लगा, लेकिन भावना ने उसे रोक लिया। आप यह क्या कर रहे हैं बाबा जी? एक फौजी कभी अपने बुजुर्गों को अपने पैरों में नहीं गिरने देता। हमारा तो जन्म ही आप लोगों की रक्षा के लिए हुआ है। गुड़िया, जो अब पुलिस की एक गर्म गाड़ी में लिटाई जा चुकी थी, उसने अपनी कमजोर आंखें खोलीं और भावना की उस आर्मी वर्दी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप सुपर हीरो हो। भावना मुस्कुराई। उन्होंने गुड़िया का माथा चूमा और बोली, नहीं गुड़िया, मैं तो बस इस देश की एक छोटी सी सिपाही हूं। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगी। नारायण और गुड़िया को अस्पताल के लिए रवाना करने के बाद कर्नल भावना राजपूत ने अपनी जैकेट वापस पहनी, अपनी गाड़ी में बैठीं और उसी अंधेरे और कोहरे को चीरती हुई सरहद की उस मंजिल की तरफ निकल पड़ी जहां देश की सुरक्षा उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। वर्दी चाहे पुलिस की हो या आर्मी की, उसका असली सम्मान उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सेवा भाव और ईमानदारी में होता है। शमशेर जैसे कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से सिस्टम बदनाम होता है, लेकिन कर्नल भावना जैसे सच्चे देशभक्त यह साबित कर देते हैं कि जब तक इस देश की बेटियां और हमारे फौजी खड़े हैं, तब तक कोई भी बुराई इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आज की यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों और आपका सीना भी भारतीय सेना के गर्व से चौड़ा हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद और इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा।
इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें जिसे हमारे जवानों के इस बलिदान और उनकी इस ताकत पर गर्व है। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज एक बहुत ही फख्र और जोश से भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और देश प्रेम से भरी कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई की एक चोट से उसे घुटनों पर आना ही पड़ता है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद। वंदे मातरम।